जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यूनिट IG2 का एलिमेंट नंबर 7 लेके आएंगे, जिसका टॉपिक है केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। दोस्तों, ये हमारा IG2 का एलिमेंट 7 है, तो हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया है IG1। इस IG2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई आपका किसी किस्म का इशू हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये IG2 जो है ये रिपोर्ट कंसीडर होगी। आजकल जो ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया है तो उसके सिलसिले में तो हम इसको आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझूंगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूं आयोश का। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ। 15 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा ऑयल एंड गैस में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको कि हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ रिस्क डिस्कस करेंगे, हैज़र्डस सब्सटेंसेस की, कौन कौन से एक्सपोजर होता है हेल्थ हैज़र्डस सब्सटेंसेस से। और इसके अलावा हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे किसकी, सब्सटेंसेस की, जो कि वर्क प्लेस पे आपको मिलती हैं, या आपको वो केमिकल हैज़र्ड्स मिलते हैं या बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स मिलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द यूज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, OEL, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसकी कमियां क्या क्या होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। और इसके अलावा जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये है कि जी डिस्क्राइब कंट्रोल मेजर दैट शुड बी यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ इल हेल्थ। हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं बीमार होने से काम के दौरान, क्योंकि काम के दौरान बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे हैज़र्डस सब्सटेंसेस होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हैज़र्ड रिस्क और कंट्रोल डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक एजेंट्स के, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक एजेंट्स होंगे डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट में। तो उसके हम लोग कंट्रोल्स भी डिस्कस करेंगे और उन हैज़र्ड्स और रिस्क हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। पहला जो है जी, फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंड हेल्थ रिस्क फ्रॉम हैज़र्डस सब्सटेंसेस के जो रिस्क हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स को भी देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। फॉर्म्स जो है केमिकल एजेंट्स की वो बता रहे हैं कि सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सीमेंट की फॉर्म में भी हो सकती है और किसी केमिकल की में भी हो सकती है। डस्ट है, ठीक है, जो कि आपको हवा में मिलती है। फ्यूम्स है, बुखारात हैं। गैसेस हैं, मुख्तलिफ गैसेस हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, H2S हो सकती है। मिस्ट है, ये भी वेपर्स की तरह होते हैं। वेपर्स हैं, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जैसे पेंट हो सकता है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ये भी केमिकल एजेंट्स में आ जाता है। फाइबर्स हैं, ठीक है, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं। अच्छा, इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं आप डिस्कस कर सकते हैं IG2 रिपोर्ट में। जब आपने रिस्क असेसमेंट करनी है तब ये आपने डिस्कस करनी होगी चीज़ें। जब आपने कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस का हैज़र्ड आपने लिखना है तो उसकी क्लासिफिकेशन में आपने बताना है कि सॉलिड है, वहाँ डस्ट है, फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, वेपर्स हैं, लिक्विड है, किस किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस आपको वर्क प्लेस में नज़र आ रहे हैं उनके आपने बताने। सीमेंट हो सकता है, पेंट बताया मैंने आपको, ऑयल, डीजल बताया, ठीक है। और केमिकल्स कोई हो सकते हैं जैसे कि डिटर्जेंट है, कोई फर्नैल यूज़ हो रही है, या कोई क्या नाम है इसको, कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ्लाइज के लिए, या कोई मतलब किसी भी चीज़ के लिए, एनिमल्स के लिए, तो वो हम आपने डिस्कस करने हैं, बताने हैं उनको डीपली, डिटेल में, ठीक हो गया। द फिजिकल फॉर्म ग्रेटली अफेक्ट्स द हैज़र्ड प्रेजेंट एट द रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। ये जो जितने भी आपको मैंने हैज़र्ड्स बताए, केमिकल हैज़र्ड्स, ये आपके जिस्म के अंदर
जाते हैं और अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें इन डिटेल कि कौन कौन से ऐसे केमिकल हैजर्ड्स हैं जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, किस किस्म के बायोलॉजिकल एजेंट्स आपको मिलेंगे? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। फंगस के बारे में शायद आपने कभी देखी भी हो, पानी के अंदर अक्सर होते हैं, पानी के टैंक्स में आप देखेंगे अगर तो उसमें भी मौजूद होगी, या जहाँ पानी काफ़ी अरसे तक रहता है वहाँ फंगस हो जाती है। और ये फंगी जो है ये ज़्यादातर आपको लैंड में मिलेगी, एग्रीकल्चर लैंड में मिलेगी। ठीक है। और ये इफेक्ट किसको करती है? वो जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जैसे फार्मर है, ठीक है, उसके लंग्स को, उसके फेफड़ों को ये अफेक्ट कर सकती है। ठीक है। फंगस जो है, फंगी जिसे कहते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ये आपको बड़े आप सुने होंगे डिजीज़ के बारे में। बैक्टीरिया जो है वो भी काम के दौरान मिलते हैं, तो उसकी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। और वायरसेस तो वो आपने देखा होगा लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल होता है, जब वो ब्लड वगैरह लेते हैं और उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, तो उसके लिए फिर वो हेपेटाइटिस वगैरह बी, सी का ख़तरा होता है और HIV का भी ख़तरा हो सकता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एक्यूट एंड क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट्स। एक्यूट एंड क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट्स। एक्यूट कौन से होते हैं और क्रोनिक कौन से होते हैं? एक्यूट वो होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म होता है वो इफेक्ट, उसका हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर उसकी ज़्यादा होती है, एकदम उसको होता है फौरन, और उसके एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होती है। और शॉर्ट टर्म थोड़ी देर के लिए होती है एक्सपोजर, उसके बाद वो क्विक इफेक्ट, उसका असर फ़ौरन हो जाता है, क्योंकि उसकी अंदर ज़्यादा एक्सपोजर होती है, तो फिर ज़ाहिर है उसको फ़ौरन उसका असर होना शुरू हो जाता है। इसको शॉर्ट टर्म इफेक्ट करते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए होती है ये, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा इतनी होती है कि वो मतलब कि एक्सपोजर वो काम कर देती है अपना। एक्यूट जिसे कहते हैं। क्रोनिक क्या होता है जी? लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन ये लंबे अरसे तक चलता है। ठीक है। इसका एक्सपोजर जो होता है वो कम होता है, लेकिन आहिस्ता, जैसे आप समझ लें कि एक काम करने वाला है, लेबर काम कर रही है, या उसका क्या नाम है, इसके मैसन में काम कर रहा है, जिसे हम आप अपनी ज़बान में मिस्त्री कहते हैं, जो राजगिरी करता है, घर बनाता है। तो वो क्या करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सीमेंट वगैरह उसके अंदर जा रहा था, वो छुट्टी भी नहीं करता बेचारा, जल्दी पैसे बनाने के चक्करों में काम करता है, मास्क भी नहीं पहनता। ठीक है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ मास्क नहीं पहनते, और वो बेचारे उनके फ्यूम्स और वेपर्स और ये जो डस्ट है इनके अंदर जाती रहती है, तो वो उनको फील नहीं करते। थोड़ी बहुत खांसी आती है, वो दवाई ले लीजिए, वो ठीक हो जाते हैं कि वो ठीक हो गए, कोई मसला नहीं है। तो वो क्रॉनिक में आ जाते हैं, यानी कि वो उनकी जो लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, यानी उनका आहिस्ता आहिस्ता वो लॉन्ग टर्म उसको अफेक्ट होता है। क्रोनिक, बहुत एक्यूट एंड क्रोनिक इफेक्ट्स करते क्या है जी? वो दोनों ही ख़तरनाक है। ठीक है। तो इसमें ये दोनों का मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या है। अब वो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल हैजर्ड्स टू हेल्थ। क्लासिफिकेशन क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी मतलब कि वो बंदे को ये मारने के लिए काफ़ी होती है। स्मॉल डोज कॉज डेथ, थोड़ी सी डोज मिलती है, वो बंदा मर जाता है। ठीक है। या ज़्यादा बीमार हो जाता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब पता लग गया होगा कि थोड़ी सी डोज आ गई, जैसे H2S की गैस में भी इसमें आ जाती है ना, तो गैस की थोड़ी सी डोज भी बंदे को मार सकती है। स्किन कोरियन इरिटेशन, आपके जिस्म के साथ लग गया वो केमिकल, ठीक है, चाहे वो पेंट है, चाहे वो एसिड है, तो वो क्या करता है कि आपके स्किन के टिश्यू को वो डिस्ट्रॉय करता है, तो बर्बाद कर देता है। ठीक है। सीरियस आई डैमेज, आई इरिटेशन, आपकी आंख को डैमेज कर देता है, आपकी आंख में इरिटेशन पैदा कर देता है। ठीक है। डिस्ट्रॉय आई टिश्यू और कॉजेस इन्फ्लेमेशन, आपकी आंखों के जो टिश्यू है वो उनको खराब कर देता है, बर्बाद करता है। रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजेशन, इसमें होता क्या है, ये एस्थमा और एलर्जिक डर्मेटाइटिस की बीमारियां लग सकती हैं। एस्थमा प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, फेफड़े वगैरह आपके ख़राब हो जाते हैं,
यानी कि आपके और भी ऑर्गन्स को ये डिस्ट्रॉय करता है, लंग्स को प्रॉब्लम करता है ज़्यादा, ठीक है। अब हमने असेसमेंट करनी है जी हेल्थ रिस्क की, वो कैसे करेंगे? हाउ कैन अ केमिकल और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, ये कैसे एंटर होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और केमिकल और बायोलॉजिकल कोई भी है वो आपकी बॉडी के अंदर कैसे एंटर होंगे, और व्हाट इज द हाईएस्ट रिस्क रूट ऑफ एंट्री एंड व्हाई, और कौन सी हाईएस्ट रिस्क है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो वो आपके मतलब माउथ से, आपके मुंह से के अंदर से जाएगा तो ज़्यादा रिस्की है, लेकिन वो हम डिस्कस करते हैं अभी। रूट ऑफ एंट्री एंड कैसे केमिकल, कैसे आपके अंदर वो जाएंगे केमिकल्स वगैरह या जो भी वो एजेंट्स हैं आपके अंदर कैसे जा सकते हैं? इनहेलेशन के ज़रिए आप इनहेल करेंगे। अगर वो केमिकल है, डस्ट है, वेपर है, फ्यूम्स है, वो आप इनहेल करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। और उसमें होगा क्या कि वो आपने जब उसको करना है तो वो आपके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको नज़र भी नहीं आते, ठीक है। आपने इनको इनहेल कर लिया, आपने सोचा कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा, खांसी आ जाएगी हल्की फुल्की, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लंग्स को, क्योंकि लंग्स का काम होता है कि आपके हवा जो आपके अंदर एयर जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, उसको आपको उन्होंने क्लियर करना है, वेपर, उसको एक समय फ़िल्टर लगाया हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। आपके वो ऑक्सीजन से उन्होंने जो है क्या नाम है इसका, ब्लड में जाती है, शामिल होती है, तो वो प्योरीफाई होके जाती है वहाँ से, ठीक हो गया, लंग्स से। तो वो अगर इनहेल करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इंजेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर वो किसी तरीके से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे या खाएंगे। ऑब्जर्वेशन इन थ्रू द स्किन, आपकी स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा, कोई केमिकल वगैरह आपकी बॉडी पे लग जाएगा या कोई आप एसिड वगैरह आपके जिस्म के साथ लगेगा तो वो स्किन ऑब्जर्व करेगी उसको और वो डैमेज हो जाएंगे उसके टिश्यूज, ठीक है। इंजेक्शन थ्रू स्किन, यानी कि कोई नीडल वगैरह के जरिए कोई टीका लगा दिया किसी ने आपको, ठीक है, या आप कह लें नीडल के जरिए आपको इंजेक्ट हो गया, या कोई कट लग गया, अगर खुदा ना खासा कोई ब्लेड वगैरह ऐसा, ठीक है, उसकी वजह से लगे, या आपको किसी ने बीज ने बाइट कर दिया या डॉग ने बाइट कर दिया, तो तब भी वो आपकी बॉडी के इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो रूट्स बता दिए आपको, इनहेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्बेशन, इंजेक्शन, ठीक है। अब वो कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, दो तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है, एक सेलुलर है, एक सुपरफिशियल है। सेलुलर क्या होता है? इंटरनल आपके अंदर बॉडी के अंदर होता है, जो कि फाइट करता है, किसके साथ करता है? बैक्टीरियाज के साथ करता है, ठीक है, और टॉक्सिन्स जो होते हैं ब्लड के अंदर उनके साथ करता है, ठीक है। लेकिन सुपरफिशियल क्या होता है? वो आउटसाइड होता है, डिफेंस, यानी जो जिस्म के बाहर होता है, वो कोशिश करता है, फाइट करता है कि कोई भी अगर कोई केमिकल है या कोई कंटेमिनेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना चाहते हैं तो वो उनको अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। वो किस तरह कि नोज़ के ज़रिए और गले के ज़रिए, अगर नोज़ में आते तो आपको छींकी आना शुरू हो जाती है वो, और अगर गले में जाना तो उसको खांसी आ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ बाहर हो जाती चली जाती है, ठीक हो गया। ये दो तरह के आपके डिफेंस मैकेनिज्म। अब अपने हेल्थ को असेसमेंट करनी है, रिस्क को, ठीक है, तो किस तरह करेंगे? आपने पहले तो वो हैजर्डस सब्सटेंस के बारे में पता करना, ये है क्या चीज़। जो भी आप हैजर्डस केमिकल सब्सटेंसेस लेंगे उसके पर एक मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होगी, वो आपको सारा कुछ बता देगी कि क्या क्या चीज़ें, ठीक है। और आपने इन्फॉर्मेशन पूरी लेनी है, इसके बाद फिर आपने उसको हेल्थ रिस्क को एवेल्यूएट करना है, कैलकुलेट करना है, असेसमेंट करनी है, क्वांटिफाइड करना है जी कितना कि इसका रिस्क हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, क्या कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या आपके लंग्स को बर्बाद कर देगा, क्या आपकी बॉडी को बर्बाद कर, कुछ ना कुछ तो करेगा ना वो, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम तक लेके जाना है कि एक्सट्रीमिस्ट क्या करेगा ये आपके साथ, ठीक है। फिर आपने कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है जो आपने ऑलरेडी आपके पास हैं या आपने इम्प्लीमेंट करने हैं मज़ीद कंट्रोल, ठीक है। फिर वो उस असेसमेंट को रिकॉर्ड रखना है, जैसे आप रिस्क असेसमेंट करते हैं सेम वैसे ही करनी है, ठीक है। और रिव्यू करना है कि जो भी चीज़ें आपने इसको देखना है, ठीक है। अब आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है जिसमें बताया पहले, जैसे कि उस केमिकल की, सब्सटेंसेस की नेचर देखनी है, वो क्या है, वो किस तरह का है, केमिकल किस तरह का है, वो कितना ख़तरनाक है, वो आपको कितना बीमार कर देगा, ठीक, उसकी फिजिकल फॉर्म क्या चीज़ है, क्या वो नोज़ के ज़रिए जाएगा, क्या इनहेलेशन के ज़रिए जाएगा, या इंजेक्शन होगी या इंजेक्शन के ज़रिए जाएगा, किस तरह जाएगा वो आपकी
बॉडी के अंदर एंटर कैसे होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, वो कितनी फॉर्म में आपके हवा के अंदर है, वो मतलब एयर के अंदर कितनी है, ऑक्सीजन में कितना आया हुआ है कि आपका सांस लेते हैं तो कितना का बर्बादी कर सकता है वो आपकी, ठीक है, कितने लोग हैं वहाँ जिनको वो ख़राब करेगा, ये आपने चीज़ें देखनी है। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या वो एक्सपोजर होती जा रहा है या वो एकदम आता है फिर वो मतलब ख़त्म हो जाता है, जिस तरह डस्ट वगैरह कोई एकदम आती है तो वो फिर जाहिर है थोड़ी देर के लिए आती है, या उसकी ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपोजर ज़्यादा है। और आप कंट्रोल मेजर को आपने देखने के कंट्रोल मेजर कैसे आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट लेबल, आपने देखना है कि जो सब्सटेंसेस आप खरीद रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, उसके ऊपर एक लेबल लगी होती है, ठीक है, उसके अंदर पूरा कंपोनेंट्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है, और बताया जाता है कि कितना खतरनाक है और उसकी एहतियाती तदाबीर भी उसके अंदर मेंशन की होती हैं। अगर आप ले ना कोई भी ले लें, मतलब कोई मच्छर मारने वाली दवाई भी ले लें, कोई आप कीड़े मारने वाली दवाई ले लें, उसके ऊपर भी लिखा होता है। इवन कि अगर आप ये लेंगे, एसिड लेंगे या फर्नाइल लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, हार्पिक टाइप भी लेंगे, तो उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि ये आप ये इसमें कौन कौन से रिस्क है, हैजर्ड्स कौन कौन से हैं और आपने बचना कैसे है। फिर सप्लायर की डिटेल भी लिखी होती है। अगर इन केस अगर आपको कोई चीज़ का पता करना है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के बारे में कि आप ये क्या कर सकते हैं, कितना खतरनाक हो सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं सेफ्टी डाटा शीट, ठीक है। अब वो कहता है ये आउटलाइन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू वुड नीड टू नो अबाउट डोमेस्टिक वीड किलर इन ऑर्डर टू असेस द रिस्क। अब आपने इंफॉर्मेशन आपको किस तरह की चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो डोमेस्टिक वीड किलर के लिए मतलब जो कि कीड़े वगैरह मारने के लिए दवाई अगर चाहिए होगी, तो अगर आपने वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें उसके लिए चाहिए होगी, क्या क्या पता होना चाहिए, ताकि आपने उस रिस्क को असेस करना है, यानी क्वांटिफाइड करना है, कैलकुलेट करना है उस अपने खतरे को, ठीक है। अब वो बता रहे जी इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं आपको। पहले तो आपको उसको सब्सटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन सा है और सप्लायर कौन सा है इसमें, ठीक है। फिर क्या क्या है इसके खतरे, क्या क्या वो भी लिखे होंगे उसके अंदर ही, ठीक है। किस चीज़ से बना ये, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर, फर्स्ट एड मैयर क्या क्या है इसका, ठीक है, ये बताना। फायर फाइटिंग मैयर्स, अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो वो किस तरह हो सकता है। फिर एक्सीडेंट रिलीज मैयर, यानी कि खुदा ना खास्ता अचानक रिलीज हो गया तो वो फिर वो किस तरह आप उसको करेंगे हैंडल। और फिर हैंडलिंग और स्टोर, उसको आपने स्टोर कहाँ करना है, उसको हैंडल कहाँ करना है। एक्सपोजर कंट्रोल, अगर वो एक्सपोजर हो जाता है उसका तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप, तो कौन से पीपीज पहनेंगे आप। और इसकी फिजिकली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर वो जिस्मानी तौर पर इसको आपको नुकसान पहुँचाती है, ये केमिकल किसी के साथ मिक्स होके अगर वो हो जाएगा तो फिर क्या होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्या है इसकी, ये भी बताएगा, उसको रिएक्ट कैसे करता है ये भी बताएगा, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये कितना ख़तरनाक है, खुदा ना खास्ता से मौत वाक़या तो नहीं हो सकती, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, डिस्पोज कैसे करना ये बता देगा। ट्रांसपोर्टेशन इंफॉर्मेशन के बारे में बताया होगा उसके अंदर, ठीक है। रेगुलेटरी कानून क्या कहता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और दूसरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये 16 इंफॉर्मेशन उसके अंदर मस्ट मैंडेटरी होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन की इसमें कमियां क्या क्या रह सकती हैं कि हो सकता है कि जनरल इंफॉर्मेशन ही दे दे आपको, ठीक है, आपको स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बताया ही ना, ठीक है। और ये सिर्फ बता दे कि एक इंडिविजुअल बंदा कैसे यूज़ कर सकता है, और ये भी ना बताया कि मिक्स अगर कर दें तो एक्सपोजर के बारे में ना बताओ। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ करंट नॉलेज के बारे में आपको बताएगा, थोड़ा बहुत बता दे कि जी इसका ये यूज़ है और ये, ठीक है। अब रोल क्या है जी, द रोल ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस मॉनिटर, कैसे मॉनिटर करेंगे आपने हैजर्डस सब्सटेंसेस को। मॉनिटरिंग पर्सनल एक्सपोजर टू हैजर्डस सब्सटेंसेस इज समटाइम्स नेसेसरी टू क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट वर्कर इज पोटेंशियल एक्सपोज टू। आपने मॉनिटर करना है कि कितना हैजर्ड, कितना खतरनाक है ये जो भी वेपर डस्ट जो है हवा के अंदर है, ठीक है, वो उसको आपने एक किस्म का कैलकुलेट करना है या क्वांटिफाइड करना है, वो किस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है आपके वर्कर्स को, ठीक है। अब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल पर्सनल डोजीमीटर फॉर डस्ट एक्सपोजर। अब डोजीमीटर जो है वो जो कि उसको एक्सपोज करेगा या उसको चेक करेगा। अ फिल्टर एंड एयर पंप इज वॉर्न बाय वर्कर वाइल वर्किंग, फिल्टर पहना हुआ उसने, ठीक है, एयर पंप पहना हुआ वर्कर ने काम करते हुए। गिव एवरेज वैल्यू ओवर टाइम, और वो उसकी एवरेज वैल्यू बताएगा।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि वो हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट ना दे, ठीक है, वेरिएशंस दे दे रिजल्ट में, ठीक है, और स्टैंडर्ड सही नहीं है, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है जो आपको मिला हुआ है, मॉनिटरी सिस्टम मिला हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कि एक्सपोजर के दूसरे रूट्स इस्तेमाल हो रहे हो, आपको पता ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं जी 7.3 में ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स, OEL। एक्सपोजर क्या होता है, लिमिट्स क्या कौन सी होती है, ये सब जब इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपोजर लिमिट, ये ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट और ये वर्क एक्सपोजर लिमिट सेम चीज़ ही है, ठीक है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन एयरबोर्न सब्सटेंसेस, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में कि ये हवा के अंदर कंसंट्रेशन, यानी कि आप जो कि आप एयर है या जो आप ऑक्सीजन कह लें, जो भी कह लें, उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन, कितनी क्वांटिटी में ये है, ठीक है, डस्ट है या केमिकल सब्सटेंस कुछ भी है, एवरेज ओवर आर रेफरेंस पीरियड टू विच एम्प्लॉयज में बी एक्सपोज बाय इनहेलेशन, कितनी टाइम में वो बंदा वो इनहेल कर रहा है, एक्सपोज हो रहा है। यानी कि मिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं एक वर्कशॉप पे, वर्कशॉप कौन सी है, ऑटो वर्कशॉप है, ठीक है, वहाँ पेंटिंग भी होती है, डेंटिंग भी होती है, उसमें केमिकल्स वगैरह भी यूज़ हो रहे हैं, डस्ट भी हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है कि उसके वो जो वेपर्स और फ्यूम्स जो है वो एयर में आ गए, हवा में आ गए, ठीक है। आप वहाँ 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, अब उसके अंदर कितनी लिमिट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है जो आप इनहेल कर रहे हैं डेली, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, 8 घंटे में कितना का आप अंदर ले जाएंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं दो तरह हम इसको करेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लिमिट। शॉर्ट टर्म में बता रहा है कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट STELS कहते हैं इसको, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड होता है 15 मिनट होता है, 15 मिनट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट जिसे बता रहा हूँ कि 8 घंटे आपने काम करना बगैर मास्क पहने हुए, ठीक है, बगैर रेस्पिरेटर लेके 8 घंटे काम करना, उसको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट कहेंगे। अब जो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कॉम्पैक्ट एक्यूट इफेक्ट्स वेरी हाई एक्सपोजर फॉर ए शॉर्ट, 15 मिनट के लिए काम करना है, लेकिन उसकी अंदर जो है ना, उसकी कंसंट्रेशन कह लें या वो जो उसके अंदर हवा के अंदर वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 10-15 मिनट काम कर सकते हैं, वहाँ ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है जी कि आपने आहिस्ता आहिस्ता काम करते जा रहे हैं, वो आपके जिस्म के अंदर जो भी है वो तब्दीली लेके आएगा, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इन केस इन लॉन्ग टर्म में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लंग्स भी आपके ख़त्म हो सकते हैं, वो कैंसर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं जी। अब हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है जी, द नीड टू प्रिवेंट और कंट्रोल एक्सपोजर, कैसे कंट्रोल करेंगे जी हम इसको, प्रिवेंटेशन ऑफ एक्सपोजर इज द बेस्ट, कोशिश करें कि इसको एक्सपोज ना होने दें, ठीक है, बचाएं उसको जितना बचा सकते हैं। इफ़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट इसको, अगर नहीं बच सकते तो इसको कंट्रोल करें। और कैसे कंट्रोल करेंगे, इंश्योर WEL या OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट जो है कोशिश करें कि वो एक्सीड ना करे, उसकी जो लिमिट है कम से कम एक्सपोज करें उसको, ठीक है। या आप उसको क्या कर सकते हैं, और भी कंट्रोल है, प्रैक्टिकल कंट्रोल क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, या तो उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या जो भी है, जो भी मटेरियल आप यूज़ करें, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट कर दें, अच्छा मटेरियल यूज़ कर लें ताकि वो हैज़र्ड उसका ज़्यादा ख़तरा ना हो, ठीक है। प्रोसेस चेंज कर दें, कोई मशीन यूज़ कर लें, या उसको कोई किसी और तरीके से ले जाएं, या कोई और सिस्टम उसका इस्तेमाल कर लें, रिड्यूस कर दें, उसका टाइम रिड्यूस कर दें, ठीक है, सेपरेट कर दें, सेग्रीगेशन कर दें, ठीक है, इनक्लोज कर दें, बंद कर दें उसकी जगह को जहाँ ये डस्ट निकल रही है, ठीक है। या LEV सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। डायलूशन वेंटिलेशन, ये भी अच्छी चीज़ है, ये डायल्यूट कर लें, ठीक है, उसके अंदर हवा के अंदर कुछ चीज़ें सिस्टम वेंटिलेट करें, ठीक है, ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन कम हो जाए। RPE इस्तेमाल कर सकते हैं, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, रेस्पिरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे PP इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लासेस वगैरह हो सकते हैं, ग्लव्स हो सकते हैं, ठीक है। पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन रिजाइम्स, आप अपने सेहत का ख्याल रखें, हाथ धोएं, बार बार मुंह धोएं, ठीक है, आंखें धोएं, ताकि आप उस चीज़ से बच सकें। हेल्थ सर्वेलेंस, आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं या मेडिकल का टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक हो गया।
आगे चले जी, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन किस तरह हो सकता है। एलिमिनेशन मैंने पहले बता दिया आपको, प्रोसेस को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, या आप काम चेंज कर दें, आप बंदे को वहाँ से हटा दें, ये भी हो सकता है, ठीक है। प्रोसेस में आप बता सकते हैं कि जी अब खुद ना इस्तेमाल करें, कोई मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्प्रे वाला ब्रश ना लें, स्प्रे मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्यूम इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरीके से बेहतर हो जाए। अब वो कह रहा है जी रिड्यूस एक्सपोजर टाइम्स, डबल द टाइम डबल द डोज। अगर डबल टाइम देंगे उसको तो डबल डोज मिलेगी, अगर टाइम कम कर देंगे तो डोज भी हाफ होगी, ठीक हो गया। मिनिमाइज द टाइम पीरियड ओवर द विच पीपल आर वर्किंग विद हैजर्डस सब्सटेंसेस। कम टाइम कर दें ताकि लोग कम से कम उससे एक्सपोज हो, ठीक है। लिंक टू OEL, एक्सपोजर लिमिट जो है उसको आप उससे लिंक कर दें। अब वो कहते हैं इंक्लूजन एंड सेग्रीगेशन। इंक्लूजन क्या होगा, उसको बिल्कुल आप बंद कर दें, ठीक है, लोग वहाँ जाए ना, ठीक है, या आप उसको बता दें, सेग्रीगेट कर देंगे भैया आपने यहाँ काम करना है साइड पे, ठीक है, दूसरे एरिया में लोग वहाँ से बचत हो जाएगी, वहाँ ना जाए, ठीक है। अब ये उसकी एक डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम की लोकल। ये आपने रिपोर्ट में आपने लाजमी इसका बताना होता है, तो उसमें आपने बताना है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ये लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं कर रहे तो इसको करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वुड है, वुड का काम हो रहा है, डक्ट्स में जाता है, फिर एयर फिल्टर में वो प्योरीफाई होता है, ठीक है, और जो डस्ट की होती है वो बैग में चली जाती है, फिर वो वहाँ से निकल के फैन उसको खींचता है, एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, फिर वो बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक हो गया। विल बी रिड्यूस्ड बाय पुअरली पोजीशन इनटेक हुड। इसकी जो आप कह सकते हैं कारकर्दगी कह लें, या लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की, या उसकी आप कह लें कि परफॉर्मेंस कह लें, कैसे कम हो सकती है। इस वजह से हो सकती है कि अगर उसके अंदर आपने हुड जो है वो उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है, ये डक्ट्स जो लगाई हैं वो डैमेज है, ठीक है, ये ज़्यादा कंटेमिनेशन हो गई है, उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा वो आलूदा होगी, ये चीज़ें अमाउंट ज़्यादा चलेगी उसके अंदर, ठीक है, या फ़ैन इफेक्ट नहीं कर रहा, फ़ैन ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, फ़िल्टर भी हो सकता है ब्लॉक हो गए हो, आपने फ़िल्टर को साफ़ ही नहीं किया, ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है, और जो कि डक्ट्स में आलूदा हवाएं चलेगी या वो एयर चली गई है, ठीक है, बेंड्स जो शार्प हो गए डक्ट्स के, ठीक है, और इसके अलावा कोई आपने खुद उसके अंदर एडिशन करने की कोशिश की है, तो ये इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। करना क्या चाहिए आपको, आपने इंस्पेक्शन करनी है रूटीनली, ठीक है, फिर आप उसको PM करें, जिसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, वो आप रेगुलरली करें, फिर उसकी टेस्टिंग करें, ठीक है, 14 मंथ बाद होती है, वो लाजमी करें। अब वो बता रहे जी रिस्पायरेटर के बारे में कि 2 तरह के होते हैं, रिस्पायरेटर्स होते हैं और ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटर वो होते हैं जो कि फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और ब्रीथिंग ऑपरेटर्स में आपको एयर भी दी जाती है, वो सिलेंडर के ज़रिए या किसी और ज़रिए वो आपको दी जाती है, ठीक है। फ़िल्टर फेस पीस रिस्पायरेटर, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये सस्ता होता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिटेशन इसके अंदर ये होती है कि ये प्रोटेक्शन सही तरीके से नहीं करता, ठीक है, और ये डज नॉट सील अगेंस्ट द फेस इफेक्टली, आपके चेहरे के मुताबिक हो सकता है कि वो फिट ना हो, ठीक है, और आप सही तरीके से पहन ना सकें। हाफ मास्क जो होता है उसके बारे में बता रहा है कि ये गुड लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन, अच्छे तरीके से फिल्टर करता है, आपके फिट भी हो सकता है और आसानी से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो इसमें लिमिटेशन ये कहता है कि आइज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता, आंखें नहीं बचाता, ठीक है, और इसके फेस पे नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि प्रेशर पड़ता है तो वो फेस पे आपके अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और बाज़ वक़्त ऐसे भी हो सकता है कि आप कंफर्टेबल ना हो इसको पहनने के लिए, ठीक है। फुल रेस्पायरेटर जो होता है, फुल फेस रेस्पायरेटर, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि फिल्टर पूरे अच्छे तरीके से करता है, ठीक है, और फिट भी हो जाता है अच्छे तरीके से, आपकी आइज़ को भी प्रोटेक्ट कर देता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये होती है कि आप क्योंकि आइस भी कवर करता है और उसके अंदर शीशा लगा होता है, तो अगर वो डस्ट उसके आइस पे पड़ जाए तो वो जाहिर है कि विजन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक हो गया, कम नज़र आएगा या आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा, फिर आपके फेस पे नेगेटिव प्रेशर बिल्टअप कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप कंफर्ट ना हो इसको पहनने में, ठीक है।
ये पॉडर रेस्पिरेटर होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं यूज एंड बेनिफिट्स। इसके ये भी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन इसकी अच्छी होती है, ठीक है। एयर मूवमेंट कूल्स वेरियर, इसको आप अच्छी तरीके से जो कि हवा के तनासब से आप पहन सकते हैं। एयर स्टीम प्रिवेंट इनवर्ट लीक्स, कोई भी अगर मसला भी आता है तो वो बचाया जाता है। लेकिन ये बहुत हैवी होता है, ठीक है, और हो सकता है कि ये फेस पे मुकम्मल तरीके से ना आए, और बैटरी लाइफ इसकी जो है वो कम होती है। कंप्रेस्ड एयरलाइन ब्रीथिंग अपरेटस, एयर अंडर प्रेशर, ये क्या होता है, ये सप्लाई, इसका बेनिफिट ये है कि सप्लाई ऑफ एयर इज़ नॉट टाइम रिस्ट्रिक्टेड इफ कंप्रेसर इज़ यूज्ड। अगर आप कंप्रेसर यूज़ करें तो उसके टाइम रिस्ट्रिक्टेड कोई नहीं है, ठीक है। प्रेशर जो होता है इसका पॉजिटिव होता है फेस इनसाइड पे, ठीक है, और इस पर कोई सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लिमिटेशन के होस कैन बी लॉन्ग लंबी होती है बट नॉट एंडलेस, तो हो सकता है कि वो पूरी ना हो सके, ठीक है। सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस के बारे में बता रहा है कि जिसमें सिलेंडर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे H2S है, जो मर्जी गैस है, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं सिलेंडर से, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड फेस पीस, पॉजिटिव प्रेशर होगा फेस पीस में, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन इसकी ये है कि सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड। आपको जो एयर है वो लिमिटेड मिलेगी, सिलेंडर में मिलेगी। सिलेंडर जितना देर चलता रहेगा आप मूव कर सकते हैं, सिलेंडर ख़त्म हुआ तो नुकसान भी हो सकता है उसका, ठीक है। और इक्विपमेंट जो आप वो बल्कि भी हो सकता है, जो कि सिलेंडर वगैरह हैवी भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए ट्रेनिंग लाजमी चाहिए होती है। अब आपने सिलेक्शन करनी है जी, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। फैक्टर्स टू कंसीडर, कौन कौन से फैक्टर हमें आपको चाहिए कि कितना हैजर्ड्स है उसके अंदर, ठीक है। फिजिकल फॉर्म क्या है सब्सटेंसेस की, ये आपने देखना है, ठीक है। और इसके अंदर देखना है कि आप किस तरह बच सकते हैं। आरपी लेवल प्रोटेक्शन क्या है, जो कि मिसाल के तौर पर आप हाफ रेस्पिरेटर यूज़ कर रहे हैं या फुल रेस्पिरेटर यूज़ कर रहे हैं या स्कूबा यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसका अपने लेवल देखना है। फिर ऑक्सीजन का लेवल देखना है, ऑक्सीजन कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि कितनी देर के लिए आपने पहनना है वो, ठीक है। पीपी वो कंपैटिबल है, अगर आपने वो पहनना है फेस हाफ में तो आपने हेलमेट पहना हुआ है या आपने ग्लासेस पहने हुए, वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। फिर आपने उसके अपने फेस के हिसाब से, ये नहीं कि फेस आपका छोटा है वो बड़ा आ गया तो फिट ही नहीं हो रहा, ठीक है। फिर फेशियल हेयर, यानी आपके चेहरे के बाल जो हैं, जो दाढ़ी अगर आपकी है तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है, वो फिट ही ना हो उसके ऊपर, ठीक है। तो इसके अलावा फिटनेस आपने देखनी है अपनी फिजिकली कि वो आप उसके मुताबिक पहन सकते हैं या नहीं पहन। अब दूसरे जो पीपी है उसमें आपने हैंड प्रोटेक्शन ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, ठीक है। आपने अपनी आंखों को बचाना है तो गूगल्स वगैरह पहन सकते हैं। बॉडी को बचाना है तो आप ओवरऑल एप्रन्स पहन सकते हैं ताकि आप अपनी बॉडी बच जाए। ठीक हो गया जी, आपको समझ आ गई पीपीएस के बारे में। अब आप पर्सनल हाइजीन के बारे में पता करना, देखना है कि आप अपने हाथों को साफ करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे रूटीन में, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो चीज़ है वो डिस्पोज करेंगे पीपी के जरिए। कोई मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई ग्लव्स पहने हुए हैं ऐसे जो कि डिस्पोजेबल है या कोई कवर वाला है, ठीक है, उसको करें। कोशिश करें खाएं ना वहाँ, ठीक है, पानी ना पिएं क्योंकि वहाँ हैजर्ड सब्सटेंस है वो आपके मुंह के अंदर चले जाएंगे वापस। स्मोकिंग ना करें, ठीक है। वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो है वो अपने अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। चेंजिंग फैसिलिटीज चेंज करें, ठीक है। रेस्टोरेंट फूड प्रिपरेशन एरियाज, खाना आपने वही खाना है जो आपको डेजिग्नेटेड एरिया बताया गया है, ठीक हो गया। वैक्सीनेशन के बारे में बता रहे हैं जी, पर्सनल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन डिजाइन। हेपेटाइटिस बी की, टेटनस की, टाइफाइड की आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, ठीक है। वर्क कंसेंट रिक्वायर्ड जो कि वर्कर्स के मुताबिक है। इम्यूनिटी नॉट ऑलवेज अचीव्ड, इम्यूनिटी नहीं है इसके साथ आप मतलब अचीव कर सकते इन वैक्सीन के साथ, ठीक है। और हेल्थ सर्वेलेंस में और बता रहे जी, हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ को मॉनिटर करना है आपने देखना है कि आप अपने आप को एवेल्यूएट करें, ठीक है, कि कौन कौन से साइंस या सिम्टम्स हैं आपको बीमारी के, ठीक है। और मिसाल के तौर पर बता रहे हैं, बेकरी वर्कर्स हैव लंग फंक्शंस टेस्ट टू चेक फॉर एस्थमा बिकॉज फ्लोर डस्ट इज अ रेस्पिरेटरी सेंसिटाइजर, ठीक है। अब वो कहता है जी कि इसमें मसला ये है कि अगर एक बेकरी वर्कर है उसका आपने मेडिकल लंग्स देखने हैं, उसको टेस्ट करना है तो या उसको एस्थमा देखना है तो वो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो फ्लोर यानी आटे के साथ वो कर रहा है, आटे की डस्ट उसके अंदर लंग्स में जा रही है, ठीक है, जो कि एक उसको आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रेस्पिरेटरी, ठीक है।
तो उसको आपने उसको मॉनिटर करना है कि इसको अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लंग्स का मसला तो नहीं हो रहा। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग आपने देखनी है कि जो कि लोग काम करते हैं, ठीक है, उनके ब्लड वगैरह चेक करना है, ठीक है, यूरिन चेक करना है। स्क्रीनिंग ऑन फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, जब भी वो नया उसको हायर करें तो उसको स्क्रीनिंग करें, ठीक है। लास्ट है जी स्पेसिफिक एजेंट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस जो है वो कहाँ होते हैं, वो मिनरल फाइबर्स में होते हैं या बिल्डिंग्स में होते हैं, ठीक है, या लैगिंग मटेरियल में होते हैं। उसमें उसका कलर ब्लू भी होता है, ब्राउन भी होता है, वाइट भी होता है, ठीक है। यूज एस्बेस्टॉस का यूज़ कहाँ होता है जी? एस्बेस्टॉस सीमेंट रूफ्स, सीमेंट में होता है जो रूफ पे इस्तेमाल होती हैं। सीलिंग टाइल्स जो होती है उस पर इस्तेमाल होता है। फायर ब्रेक वॉल्स, ठीक है, उसमें होता है। फ्लोर टाइल्स में, डाउन पाइप्स में, पाइप लैगिंग में यहाँ इस्तेमाल होती हैं। इससे डिजीज़ क्या क्या होती है जी? एस्बेस्टोसिस एक डिजीज़ है, वो हो जाती है। आपके फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मेसोथेलियोमिया हो सकता है, डिफ्यूज प्लोरल थिकनिक हो सकती है। ये जी बीमारियाँ हैं, इससे हो सकती हैं। तो आपने इससे बचना कैसे है? द अवेयरनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्बेस्टोस ऑफ ऑक्यूपाइड ओनर, आपने पहले तो अब देखना है कि यहाँ एस्बेस्टोस ना हो, ठीक है। फिर उसका मैनेजमेंट प्लान बनाएं, ठीक है, फिर रजिस्टर्ड करवाएं और देखें क्या, फिर रिकॉर्ड देखें उसका इंस्पेक्शन का, ठीक है, मॉनिटरिंग करें उसकी कंडीशन की। अब वो ब्लड बोर्न वायरसेस के बारे में बता रहा है कि एनी वायरस प्रेजेंट इन एंड ट्रांसफर बाय ब्लड, ये ऐसी डिजीज़ जो होती है जो कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे HIV है और हेपेटाइटिस वायरस है। ये ट्रांसमिट किससे होती है? ट्रांसमिटेड होती है ब्लड से, एक से दूसरे को लग जाती है, ठीक है। और ये फायर फाइटर हो सकते हैं, पुलिस है, वेस्ट है, ये ज़्यादा डिस्पोजेबल वर्कर, ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इससे, ठीक है। इनको आपने देखना है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जी? जॉन्डिस हो जाता है उसको बंदे को, ठीक है, लिवर डैमेज हो जाता है, कैन बी क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ होती है ये, ठीक है। ब्लड बोर्न वायरसेस, टिपिकल कंट्रोल्स फॉर हेपेटाइटिस। किस तरह जी आपने इसको कंट्रोल करना है हेपेटाइटिस के लिए? PPE पहनना है, ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ मटेरियल एज क्लिनिकल वेस्ट। कोशिश करें कि इसको मटेरियल को जल्द से जल्द इसको डिस्पोज करें, ठीक है। प्रिवेंटेशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज, बचें, जो कि इंजेक्शन के लिए लगाते हैं, नीडल स्टिक होती है, सुई जिसे कहते हैं आप, ठीक है, वो उसको अगर यूज़ करने के बाद फ़ौरन डिस्पोज करें, ठीक है, ताकि उससे बचें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिकॉन्टेमिनेशन एंड डिसइंफेक्शन, जितने भी डिसइंफेक्शन चीज़ें होती हैं उसको आप फ़ौरन उनसे मतलब उसको आप वेस्ट करते हैं। वैक्सीनेशन लगाएं, ठीक है। एक्सीडेंट प्रोसीजर्स, एक्सीडेंट प्रोसीजर को फॉलो करें, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहा है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है जी? कलरलेस होती है गैस में और ऑडरलेस होती है, यानी इसका टेस्ट वगैरह कोई नहीं होता, नज़र भी नहीं आती, ठीक है, और कलरलेस होती है। बाय प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल कंपोजिशन, पोरली मेंटेन बॉयलर्स, वो बॉयलर्स में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इनहेलेशन हो जाती है और प्रिवेंट्स रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्या करती है कि रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन नहीं देती, ठीक है। और दम घुटता है, उसका लो लेवल जो होता है 0.005% होता है, इसमें बहुत शदीद सर दर्द होता है। और हाई लेवल जो होता है 1.3, और उसमें क्या होता है जी कि अनकॉन्शियसनेस हो जाता है बंदा, या बंदे की डेथ भी हो सकती है। इससे बचना कैसे जी? आपने कॉम्पिटेंट इंजीनियर चाहिए गैस सिस्टम के लिए। मेंटेनेंस और टेस्टिंग करनी है बॉयलर की पहले, काम करने से पहले। वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। LEV दें आप वर्कशॉप व्हीकल्स के लिए। इक्विपमेंट्स जो है वो देखना है उसको, CO अलार्म लगा दें वहाँ, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री कंट्रोल्स लगाएं ताकि कन्फाइंड स्पेस एंट्री में ये मामला ना हो। सीमेंट के बारे में बता रहे हैं, यूज टू मेक मोटर एंड कंक्रीट, हार्मफुल इफेक्ट। क्या होता है जी? इसमें इरिटेशन होती है आपको आइस में, आँख में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में हो सकती है, ठीक है। कोरोसिव बर्न्स टू स्किन ऑन रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड कंटैक्ट, आपके जिस्म के साथ अगर टच करेंगे तो फिर जिस्म जलेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। टिपिकल कंट्रोल्स, कौन कौन सी कंट्रोल करनी है? एलिमिनेट और रिड्यूसिंग एक्सपोजर, कोशिश करेंगे एलिमिनेट करें, ठीक है, और लिमिट को एक्सपोज करें। PP ग्लव्स, डस्ट मास्क, आई प्रोटेक्शन, PP वगैरह पहने, ग्लव्स पहने, डस्ट मास्क पहने, आई प्रोटेक्शन पहने, ठीक है। मूव कंटेनमेंट क्लॉथ,
कोशिश करें कि आलूदा कपड़े फ़ौरन उसको रिमूव कर दें। ठीक है, गुड हाइजीन एंड वॉशिंग स्किन ऑन कंटैक्ट, कोशिश करें कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को, बॉडी को, स्किन को वॉश करें, ठीक है, ताकि आप सेहतमंद रहें। वुड डस्ट के बारे में बता रहा है जी, इसके क्या क्या हैजर्ड, इनहेलेशन हैजर्ड, सबसे पहले ख़तरा ये होता है कि आप इनहेल कर लेंगे जिसकी वजह से एस्थमा हो सकता है। ठीक है, सम हार्डवुड्स कैन कॉज कैंसर, को ज़्यादा अगर हो जाए तो खुदा ना खासा कैंसर हो सकता है। इसके कंट्रोल्स क्या क्या हैं जी, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम है ये लगाएं, वैक्यूम करें इसको, ठीक है, या आरपी यूज़ करें, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें, और हेल्थ सर्वेलेंस अपने बार बार उसका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाएं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्लोज ख़त्म हो गया जी। चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला हुआ या कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट आपके सामने है हमारी। ठीक है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना, ये बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।